हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप कि आपकी पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, चैप्टर 10 सीए फाइनल। सेम आपको सीएमए फाइनल में भी मिलेगा, सीएस फाइनल में भी मिलेगा। तो क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर? वैसे हम सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं, ये तो बच्चों वाली चीजें आप पूछ रहे हो, ये तो हम क्विकली बता देंगे आपको। कोई भी पोजीशन जो आपकी आपकी होम करेंसी में नहीं है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। पोजीशन का क्या मतलब होता है? जो भी आपकी डीलिंग्स हो रही हैं और उसका कुछ आउटस्टैंडिंग खड़ा है, आउटस्टैंडिंग नहीं भी खड़ा तो जो आपकी रेगुलर डीलिंग हो रही है, अगर आपने मार्केट से खरीदने का प्लान कर रखा है, वो भी व्हाट यू कॉल इट, अगर आप कैश में सेटल कर रहे हो, वट एवर ट्रांजेक्शन यू आर गोना डू इन फॉरेन करेंसी, जिसका रिसीप्ट या पेमेंट आपको फॉरेन करेंसी में मिलेगा, वो होता है फॉरेन एक्सपोजर। अब क्योंकि वो करेंसी वॉलेटाइल होती है, तो उसके आपको करेंसी फ्लक्चुएशन के रिस्क को आपको मैनेज भी करना पड़ता है। दैट्स व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। लार्जली इट्स अ प्रैक्टिकल चैप्टर नाउ। आई से 20% 30% इज थ्योरी, बट नाउ इट्स प्रैक्टिकल। मीन्स आपको निकालना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है। वंस यू नो द कंसेप्ट, देन गेटिंग इनटू किस करेंसी को कैसे कन्वर्ट होगी, कितना प्रीमियम लगेगा, कहाँ प्रॉफिट हुआ है, क्या पोजीशन रखनी है, ये सब आपको क्या कहते हैं, समझना पड़ेगा। So before, I mean, I'm CA, CS, CWA, AIR, LLB, Rupesh, your very own teacher for financial management. I'm working in corporate for last 15 years, largely in treasury, forex, fundraising department. I have been CFO for 5-6 years, involved in multiple M&A transactions. Chalo. So now to discuss this chapter, व्हाट्स द क्रक्स, जो 5-6 चीजें हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ में आनी ही आनी है। फैक्टर अफेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, सिंपल है, तो आप थ्योरी भी मतलब यू नो फ्रॉम द प्रैक्टिकल लाइफ, बट एक बार देख लेंगे। स्विफ्ट क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्विफ्ट? जैसे ही आप फॉरेन करेंसी की डीलिंग में उसके रिसिप्ट पेमेंट में घुसोगे, स्विफ्ट एक चीज आएगी। अभी इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे। आजकल इतने सारे पेमेंट गेटवे चल रहे हैं, आपका सबका ही तो पेमेंट गेटवे है। सब लोग मर्चेंट से अलाइनमेंट करके अपने गेटवे बना रहे हैं, बैंकों से अलाइनमेंट करके। सो व्हाट आर दोज, वी विल स्टडी। एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होती है, दो कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होती है। मार्केट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन, बट दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। So इसको क्विकली जरा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, दो इट वाज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट आई विल क्विकली इंट्रोड्यूस। Coupled with globalization of business, what I have realized over a period of time, that it is better to read majority of lines in the class. मुझे पता है ये सेल्फ सफिशिएंट है आपको कि आप पढ़ाई करके खुद भी समझ सकते हो, बट इट विल बी बेटर इफ आई एक्सप्लेन इट, क्योंकि मैं उस लाइन को थोड़ा एक्सप्लेन करके बोलूंगा। आप अगली बार जब सेल्फ स्टडी करोगे, देन यू विल बी एबल टू मेमोराइज द द मिसिंग पार्ट्स, और उसको आपको आगे बिल्डअप कैसे करना है। तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, रेजिंग कैपिटल फ्रॉम द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। इंटरनेशनल कैपिटल, कैपिटल किसी भी तरीके की हो सकती है, डेट हो सकती है, इक्विटी हो सकती है। कैपिटल का मतलब तो हमें इक्विटी पता था, वो वहां पर वो 11वीं की बच्चों की पढ़ाई थी। नाउ द कैपिटल मींस इक्विटी। कैपिटल मींस द long term sources available to a business, which can be debt, which can be equity, which can be quasi equity also, or even trade credit. Capital means कैश कर लो यार, ठीक है। और रेजिंग कैपिटल मींस रेजिंग कैश, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ फाइनेंस रेज फ्रॉम द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इज स्टेडीली इंक्रीजिंग। देखो, डोमेस्टिक भी मार्केट बड़ी हो रही है, इंटरनेशनल और ज्यादा बड़ी हो रही है। पहले कंटिनेंट लाइक अफ्रीका वर नॉट सो टच्ड, अब वहां से वहां पैसा डाल रहे हैं, वहां पे भी आ रहे हैं। यूएस एंड अमेरिका, यूएस, कनाडा एंड couple of European countries are so large that उनकी इकोनॉमी भी बढ़ रही है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा लगा रहे हैं। सो व्हाट द बॉटम लाइन इज कि ओवरऑल एट ग्लोबल लेवल एंड एज वेल एज द इंडिया लेवल,
इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, दैट्स द पॉइंट। एंड एवरी डे न्यू इंस्टीट्यूशन आर इमर्जिंग ऑन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिनेरियो, हर रोज कोई नया बन के आ जाएगा। अभी बीच में थोड़े दिन पहले कुछ एक चाइना लेड IMF टाइप बना है, तो बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो न्यू एंड न्यू ऑर्गेनाइजेशन, यू नो जोनल स्पेसिफिक, दो लोगों के आपस में टाई हुई, वहां पे एक इंस्टीट्यूशन बन गई। एंड न्यू डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट, आपको लोन देना है, आपको कैश लेना है, आपको इक्विटी लेनी है, अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल नहीं है चीजों को, बस एक क्लॉज चेंज कर देना है, प्रोडक्ट बन गया। to accommodate the underlying demand of investors and the capital raisers, so जो इन्वेस्ट करेंगे कंट्रीज उनकी रिक्वायरमेंट, एंड जो कैपिटल रेजर्स हैं लाइक अनडेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी इंस्ट्रूमेंट्स आर चेंजिंग ड्रामेटिकली। आई मीन ड्रामेटिकली तो नहीं मैं बोलूंगा, बट कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो फाइनेंशियल डीरेगुलेशन, this is also becoming a good part now. First in the United States and the Europe and Asia has prompted increased integration of the financial. So अब जो फाइनेंशियल थोड़ा सा डीरेगुलेशन हो रहा है वर्ल्ड वाइड। अब बोलोगे सर पहले क्या होता था? मतलब पहले थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के डिफेंस में पहले लोग पैसा नहीं डाल सकते थे, देयर वर सम सेक्टर्स विच वर रिस्ट्रिक्टेड। अब टेलीकॉम में 51% हमारा ही होता था। डिफेंस में अभी भी मान लो कि चलो कुछ तो उन्होंने खोला है। तो रेलवेज, आपके हाईवेज, आपके जितने भी सेक्टर कह लो, इंश्योरेंस सेक्टर, तो ये धीरे धीरे डी रेगुलेशन हो रहा है। लाइक डी रेगुलेशन का मतलब host I mean the foreign countries can come and participate and do business in your country. As a result of rapidly changing scenario, the finance manager today has to be global in his approach. तो अब जब जाके आप सीट पर बैठोगे, सीए फाइनल करते जब आपकी जॉब लगेगी, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो फॉरेन पता ही नहीं है। दैट्स वाई फॉरेन डीलिंग, फॉरेन करेंसी के बारे में दैट्स एंड नॉट पता नहीं है, यू हैव टू हैव अ ग्लोबल अप्रोच। आपको ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल इकोनॉमीज को भी सीखना पड़ेगा। न्यू एवेन्यूज प्रोवाइडेड टू फॉरेन इन्वेस्टर लाइक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एनआरआईज। सो वेरियस policy decisions are helping new investors and HNIs to bring in the money in India. And specifically, or why do there has been deregulation? Why do we try to relax the policies for institutional investors or HNIs, or to bring in the foreign capital, ताकि वो हमारे इंडिया में या फिर जो भी डेवलपिंग कंट्री उसके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, पावर सेक्टर में पैसा लगा सके। देखो पैसा लगाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर आरबीआई पैसे छाप क्यों नहीं देती? बहुत लंबा चैप्टर अलग से डिस्कस करेंगे। नो कंट्री कैन अगर आपने पैसे छाप दिए, अभी बता ही देता हूँ क्विकली, तो आपकी जो वैल्यू है अभी 80 रुपए मिलते हैं $1 में, जितने से छापोगे वो वैल्यू गिर जाएगी। तो इन केस यू विल गो इम्पोर्ट, आपको कोई फायदा नहीं होगा। वो एक बच्चों वाली चीज है, बच्चों की तो नहीं चीज है, मेरे को भी उसको समझने में बहुत टाइम लगा था, वो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। तो एक्चुअली यू कैनॉट प्रिंट द मनी विदाउट एनी consequences. तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, efficient allocation of resources and raising the most favorable term and condition. अगर यार फॉरेन की कंट्री है या फॉरेन में जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज है, पैसा पड़ा हुआ है, अब देखो आप अपनी की सिचुएशन देखो, इन केस यू हैव एक्सेस कैपिटल, तो आप उसको किसी ना किसी को लोन ही दोगे। सेम वे अगर डेवलप्ड कंट्रीज हैं और बड़ी कंपनीज हैं या HNIs हैं, HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, आप पैसा पड़ा तो हम किसी न किसी को तो लोन ही देंगे ना। वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पर एक्सेस पैसा पड़ा है, वहां पे ROI वुड बी चीपर। ये 4% से लेकर 10% तक हो सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में जो लोन है, अगर आपको वो 8% पे मिलता है, तो फॉरेन में वो लोन 4 से 5% पे मिल जाएगा। दिस वाज लार्जली ट्रू टिल 2021। बीच बीच में सिनेरियो आया जब यूएस की इकोनॉमी भी बिकॉज ऑफ कोविड रुक गई। देखो जब इकोनॉमी रुक गई, पैसा रुक गया, तो फिर सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं लोगों के। तो थोड़े टाइम के लिए ये रेशो बहुत ज़्यादा गिर गया था, सिर्फ 1% का डेल्टा रह गया था 2% का। बट in longer term it will stabilize again, and largely it has stabilized again. Different lies in the environment. So आपको जो भी आप डालोगे, मतलब जो भी आप रिसोर्स डाल रहे हो आप, या जो इंटरेस्ट को बेस डाल रहे हो, आपको इन्वायरमेंट पे किस मार्केट सिनेरियो क्या है।
सो लाइक फॉर एग्जांपल द एनवायरनमेंट रिलेट टू द पॉलिटिकल रिस्क गवर्नमेंट। अब अगर आपको कोई बोले कि भाई श्रीलंका में मैं आपको 30% या चलो 20% का रिटर्न दे दूंगा, आप नहीं डालोगे, क्योंकि 6-7 महीने पहले, 1 साल पहले आपने देखा वहां पे क्या हो रहा था। सेम थिंग गोज विद द पाकिस्तान, सेम थिंग गोज विद यू नो वेरियस कंट्रीज, लाइक जहाँ जहाँ पे चल रहा है अभी, यूक्रेन चल रहा है, रशिया चल रहा है, इजराइल चल रहा है, इसमें तो सारी इकोनॉमी इन सब का रेट हेवा है। तो वहां पे अगर आपको कोई अच्छा रेट देगा भी, फिर भी आप नहीं डालोगे। There are some of the these are some of the crucial issues which needs to be considered for effective management of international finance. So these are means पॉलिटिकल रिस्क का देखना, या सिचुएशन देखना, या वहाँ के टैक्स इंसेंटिव देखना। आपको पता चला आपने कहीं से 20% तो कमा लिया, बट सरकार ने 10% रख लिया, तो आपके पास नेट तो 10 ही आया। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। एम आई मेकिंग सेंस? अरे यार, पहले थ्योरी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वन डे यू हैव टू स्टडी, या खुद पढ़ो या मैं बताऊं। तो मैं आपको 5 मिनट लेके ये बता रहा हूँ, सो दैट आपको आगे का चैप्टर इजी समझ में आए। समटाइम ही यूजेस करेंसी, देखो, बेस्ट प्राइस इन द ग्लोबल प्लेस वेयर इन द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स। अच्छा, तो ये जो भी आजकल का ग्लोबल फाइनेंस मैनेजर है, या जो भी आप एक इंडिविजुअल बैठा होगा, ही हैज टू सर्च फॉर द बेस्ट प्राइस। आई मीन, बेस्ट प्राइस का मतलब अपने पैसे की बेस्ट वैल्यू। सब तरफ चीजें चलती हैं। आई मीन, वेरियस फैक्टर हैं। आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्राज एक वर्ड होता है, आर्बिट्राज। जो चीज आप यहाँ से 100 रुपए में खरीद सकते हो, यूएस से अगर वो आप इंपोर्ट करके ड्यूटी पे करके रेट पे करके अगर 60 में खरीदो, तो आप वहीं से खरीदोगे ना भाई। फिर आपको उसका करेंसी डेप्रिसिएशन भी देखना है, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट भी देखना है, ठीक है। सो करेंसी एंड द अदर हेजेस टू, सो इनको सबको रिस्क को मिटिगेट करने के लिए देयर आर समथिंग कॉल्ड हेज। ये आपको मैं समझाऊंगा। हेज वर्ड होता है कि आपको अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करना है, पोजीशन प्रोटेक्ट, ताकि आपका जो करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क है वो ना हो। So finance manager can protect his organization from various international financial transactions for होगा ना, जो भी है risk, risk associated with various international for। finance manager कौन है? हूँ ये finance manager, भाई जो आप उस कुर्सी पे बैठा है, which will be you। जब आप पढ़ोगे कंपनी के बैलेंस शीट, जब आप देखोगे कि भाई वहाँ की ओपन पोजीशन है, तो आपके जो रिस्क एसोसिएटेड है, वेरियस इंटरनेशनल डिस्क्राइब नाउ कैन प्रोटेक्ट, उन रिस्क से आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। रिस्क कौन से होते हैं, अभी अभी तो एक्सप्लेन किया। वो हो सकते हैं आपके टैक्स के, वो हो सकते हैं आपके पॉलिसीज के, वो गवर्नमेंट के, पॉलिटिकल हो सकते हैं। सर फाइनेंस मैनेजर में इतनी पावर है, रेकमेंड तो करो ऊपर। अगर आप फाइनेंस हेड हो तो डेफिनेटली आपके पास पावर होगी। एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट सिंपली मीन्स, अगर मेरे को यहाँ पर से एक कोक, बड़ी वाली कोक, यहाँ पे मेरे को 80 रुपए में मिलती है, तो अगर मेरे पास डॉलर है तो कितने लगेंगे? मेरे को $1 लगेगा। अगर डॉलर इज इक्वल टू सपोज 80 रुपीज आर पर डॉलर, INR 80 पर डॉलर। आई बात समझ में? सो यहाँ पे लिखा हुआ है इन सिंपल टर्म प्राइस ऑफ वन नेशन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। अब बोलोगे सर ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? मैं भी बचपन से यही सोच रहा हूँ, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई आपको, अगर आपकी तनख्वाह सपोज यहाँ पर 1 लाख रुपए है फ्रेशर की, चलो 2 कर देते हैं यार, 2 लाख रुपए, तो आपकी यूएस में तनख्वाह $2 लाख नहीं होगी, वो डिवाइडेड बाई 80 ही करना पड़ेगा आपको, या फिर कुछ उसमें परसेंटेज मान लो, 110%, 120%, 130%, to bring in the purchasing power parity. So in simple term, the price of one nation currency in terms of another currency, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखा दिया, if the dollar we have to buy, so 100 रुपीज में मेरे को $1, 100 नहीं पहुंचा अभी भी, हाईएस्ट 84 ही है, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल 100 रुपीज में आपको $1 मिल रहा है। तो रुपी हियर इज ए रेफरेंस करेंसी, जनरली सारी मार्केट यूएस के रेट से चलती है। थोड़ा तेज हो रहा है, बट एनी हाउ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए निकाल रहा हूँ। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंक्लूड बोथ स्पॉट एंड फॉरवर्ड। स्पॉट एंड फॉरवर्ड, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा इसमें अलग लगेगा। स्पॉट होता है कि भैया अभी मैंने डॉलर दिया, अभी मैंने कैश ले लिया, कहानी खत्म। अगर आप कोई बड़े कॉर्पोरेट हो तो एक्चुअल डिलीवरी होने में 1 से 2 दिन लगते हैं, बट डील हो गई आपकी, कोई कुछ गड़बड़, कुछ डिले नहीं है। फॉरवर्ड क्या होता है, इसमें दिखाया ही हुआ है, बट चलो मैं पढ़ लेता हूँ। quoted delivery foreign currency at some future date is called forward.
सो अगर कुछ फ्यूचर डेट पे आपको लाइक डॉलर को कन्वर्ट कराना है या करेंसीज को आपस में कन्वर्ट कराना है, तो आप एक फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसका फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा। सो सपोज प्रेजेंट रेट अभी 80 रुपये में आपको $1 मिल रहा है, फ्यूचर में सपोज आज से 6 महीने बाद आपको $1 लेने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? जब आज ट्रांजेक्शन करोगे, तो अगर आज ही करोगे आप तो सिंपल है, क्योंकि यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। तो सपोज यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, इंडिया में 8% है, तो 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, 6 महीने का 2%, तो 80 का 2% कितना हुआ? 1.6। तो 81.6 में आपको मिल जाएगी ट्रांजेक्शन। मैंने आपको अभी जो मेथड समझाया इसको भी हम डिटेल में करेंगे डिस्कस, बट ब्रॉडली मैंने आपको बता दिया कि जब आप कोई भी फॉरवर्ड रेट अभी बुक करोगे कॉन्ट्रैक्ट, देखो दो तरीके से आप फॉरन, आपको 6 महीने बाद कोई बड़ी पेमेंट करनी है, आपने कोई मशीनरी खरीदी है, 6 महीने बाद आपको बड़ी पेमेंट करनी है। करेंसी इज a market like stock market and there has been a lot of volatility। डिग्री मेरी खराब कर रहा है। there is a lot of volatility, मतलब 5% से लेके 15% की वॉलेटिलिटी हुई है, कई बार 20% की वॉलेटिलिटी हुई है। देर आर फ्यू इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड लाइक नाइजीरिया, जो पिछले एक साल में 250% डाउन हो गई यूएस डॉलर के अगेंस्ट। श्रीलंका 100% डाउन है। इंडिया तो चलो स्टेबल ही है, बट कीनिया, मलावी, इवन योर तो इसको आपको इतना, जब 6 महीने बाद आपको एक्चुअली एज ए फाइनेंस मैनेजर जो आपने मशीनरी खरीदी है $1 लाख की, जब आपको उसको 6 महीने बाद पेमेंट करनी है, उस रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, रेट प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप फॉरवर्ड रेट ले लोगे। फॉरवर्ड रेट कैसे मिलेगा? आज का रेट, टुडेज स्पॉट रेट प्लस फॉरवर्ड प्रीमियम। फॉरवर्ड प्रीमियम मार्केट में निकलते हैं, मिलते हैं आपको, जब आप अपने बैंकर से जब हम खरीदने जाएंगे तो हमें बता देगा, बट बैंकर निकालता कैसे है? प्राइस वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि आप डॉलर में खरीद रहे हो, तो डॉलर के रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो इंडिया जो भी डिफरेंस होगा, ब्रॉडली यही है, बट देर आर मल्टीपल अदर फैक्टर, दिस इज नॉट अ सो स्ट्रेट अवे, बट आई से 90% तो यही होता है। बाकी फ्यूचर की अगर कोई मार्केट में कुछ थ्योरी चल रही है, जंक्शन चल रही है, तो वो सब देखना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि आप अभी से खरीद के बैठ जाओ, फिर आपका कैश कंज्यूम हो जाएगा। अभी से खरीद के आप 4% कमा लो सर, या तो आप 6 महीने बाद में इसका 8% का इंटरेस्ट दे दो, या अभी खरीद के 4% कमा लो। बट अभी खरीदोगे तो रखोगे कहाँ पे? रख भी सकते हो, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स होते हैं काफी सारे। तो स्पॉट एक बार दोबारा समझ लेते हैं। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ स्टेटिंग अ फॉरेन करेंसी कोटेशन इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट फॉरेन करेंसी नीड टू बाय फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी। अभी ये होम करेंसी डॉलर मान के चलते हैं। थस इंडियन कोट एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रुपी दैट कैन बी एक्सचेंज इन 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। सो वन कैन बाय दिस मच डॉलर फ्रॉम 1 रुपी। तो बेटर यही है ना, 80 रुपये बोले, जो एक्चुअली तो 83 चल रहा है, तो 80 रुपीज में $1 मिलेगा स्पॉट में। ये रेफरेंस क्या है, ये अभी आपको समझ में आएगा, अगली स्लाइड पे समझ में आ जाएगा डायरेक्ट कोट क्या होता है, इनडायरेक्ट कोट क्या होता है, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। फॉरवर्ड, a forward exchange contract occurs when buyer and seller currencies agree to deliver at some future date, future date, specified amount of currency, regardless of fluctuation in the spot market price। तो guys, I just explained it to you। ये रहा एग्जाम्पल। अगर आपको 6 महीने बाद $1 खरीदना है, तो आप आज के रेट में, टुडेज रेट में फॉरवर्ड पॉइंट जोड़ दो। फॉरवर्ड पॉइंट कैसे निकलते हैं? आपको वैसे दिए होंगे, बट आपको निकालने हैं तो आप निकाल भी सकते हो। दोनों इकोनॉमीज के रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है, उस पर आप टाइम लगा दो। अगर 6 महीने का था तो मैंने इसीलिए 2% किया। मैंने 2% किया था ना, क्योंकि 4% साल का हुआ, तो 6 महीने का 2%, 4% निकाल के आप उसको 6/12 भी कर सकते हो। सो नाउ हेयर, सो अगर जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है मॉड्यूल में, जर्मन इंपोर्टर को 60 दिन के बाद, जर्मन इंपोर्टर ने एक सामान खरीदा है, उसको 60 दिन के बाद $US देने हैं। तो बोलोगे सर ये जर्मनी कहाँ से आ गया? अरे भाई, ग्लोबल पढ़ रहे हो आप, आपकी सब्सिडी जर्मनी में भी हो सकती है जो यूएस से डील करे, सब्सिडी की आपकी मेन कंपनी भी हो सकती है, एफिलिएट भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अभी वो क्या कहते हैं, जर्मनी में यूरो चलता है, तो वो यूरो फॉर डॉलर अभी लेके या तो बैठ जाएगा या 60 दिन का फॉरवर्ड रेट बुक कर लेगा। अब इसका फॉरवर्ड रेट कैसे निकलेगा? इसका बड़ा टच एंड गो होगा, क्योंकि दोनों इकोनॉमी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग लगभग सेम लाइन पे चल रहे होते हैं। तो सेम तो नहीं मैं बोलूंगा, बट इट्स नॉट लाइक 4% डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस होगा 1% के आसपास का।
अब क्वेश्चन ये सब आपको कैसे पता कि वहाँ पे 1% का डिफरेंस है, वहाँ पे 5%? अरे भाई मैं यही करते रहता हूँ दिन भर। तो आपको भी समझ में आ जाएगा, एक बार गूगल करके देख लो नॉर्मल रेट कहाँ पे क्या चलते हैं, उस इकोनॉमी के रेट कैसे चलते हैं। और जब आप मार्केट में आओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अभी आप थोड़ा सा मेरे सारे लेक्चर सुनो, आपके कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। सो इधर देख लेते हैं। एक्सचेंज रेट इज एग्रीड टुडे थ्रू एक्चुअल कैश ट्रांजेक्शन और बाइंग सेलिंग विल टेक। तो 6 महीने बाद का यूरो और डॉलर का रेट एग्री हो गया उस वेंडर के लिए, जर्मन इंपोर्टर के लिए, और वो 6 महीने बाद अपने यूरो देगा, डॉलर लेके अपनी पेमेंट करेगा उसकी। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बाई चांस वेस्ट करेंसी अगर कहीं ऊपर नीचे हो गई तो वो उस रिस्क से प्रोटेक्टेड है। ब्रॉडली वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि फॉरवर्ड रेट क्या होता है। फॉरवर्ड रेट भी एक चीज होती है। बहुत जल्दी समझाया मुझे, आई नो, बट इट्स ओके। The actual spot rate on the day will depend upon the supply and demand of the forward. That is, the actual spot rate on the day may be lower or higher than the, हाँ अब 6 महीने बाद ये 81.6 होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 6 महीने बाद ये 80 का, मैंने जैसे बताया 20% भी हो सकता है, ऊपर नीचे दोनों साइड। 6 महीने बाद ये 85 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, ये 70 भी हो सकता है। अब बोलोगे सर इतना तो नहीं होगा, ठीक है यार कम कर लो, तो 84 भी हो सकता है, ये 75 भी हो सकता है। मतलब मार्केट है, मैंने यहाँ पे समझाया था ना, करेंसी की मार्केट चल रही है। अगर आपने क्या समझाया बोर्ड पे तो आप ही को समझ में आ रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। जब मैं बोल रहा हूँ उस समय जो मैं लिख रहा हूँ आप ध्यान से सुनो। नोट्स बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ बोर्ड पे देखते रहो। बाद में आप अपने नोट बना सकते हो, मैं बने बनाए नोट दूंगा आपको। ये पूरा का पूरा जो नोट है उसका गूगल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं वैसे एक पूरे एफएम की कंपाइल्ड नोट्स भी अगले हफ्ते तक पब्लिश कर दूंगा, सो दैट आपको मल्टीपल पीडीएफ को सेव करने की जरूरत ना पड़े विद अप्रोप्रिएट पेज नंबर्स, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट कि आप नोट्स को खोल के पढ़ो। थोड़ा इधर देखो, थोड़ा उधर देखो, और नोट आपके सामने होगा तो फिर आपको याद रहेगा, वरना दिन भर वीडियो थोड़ी ना पढ़ते रहोगे यार। ठीक है। सो एन इंडियन फाइन, सो फॉरवर्ड रेट हमने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। इन अदर फॉरेन करेंसी देर में ओनली बाट, हाँ। सो बेसिकली बार्टर सिस्टम है। यू कैन से यू नो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर यू नो, एक बैंकर आपको 6 महीने बाद जो भी रेट देगा पाउंड स्टर्लिंग का या जो भी चल रहा है उस समय, जिस भी करेंसी में आप कर रहे हो, तो एक करेंसी आप दोगे दूसरी ले लोगे। दैट इज ब्रॉडली इन स्पॉट ऑल्सो एंड इन फ्यूचर फॉरवर्ड ऑल्सो इफ यू हैव एग्रीड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट। आई नो कि जो पहली बार पढ़ रहा है कुछ एक कंसेप्ट उसके मिस हो जाएंगे अगर वो मेरे को अकेले सुनेगा, बट बिलीव मी, आगे आप पढ़ते रहोगे, अगले पिछले सारे लेक्चर पढ़ोगे तो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। देर आर वेरियस लिंकेजेस। अब मैं एक ही कंसेप्ट पे ज्यादा टाइम लगाऊंगा, ये थ्योरी का टॉपिक है, आई विल नॉट डू जस्टिस विद योर टाइम। ठीक है। रोल ऑफ स्विफ्ट, स्विफ्ट फटाफट क्विकली बता देता हूँ आपको। स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पे आरटीजीएस लिखा है। आरटीजीएस की फुल फॉर्म तो पता है भाई आपको? अरे ऑडिट कर रहे हो यार, एक साल कॉर्पोरेट में इतने बड़े बड़े, अपने आपकी भी सैलरी आरटीजीएस आती है, घर में भी करते हो। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, सब निफ्ट का बड़ा भाई है ये। सो आरटीजीएस चलता है इंडियन मार्केट में। आपके पास आरटीजीएस नंबर आ गया, इसका मतलब पैसे आ रहे हैं, पैसे डेबिट हो चुके हैं सेंडर के अकाउंट से। स्विफ्ट चलता है इंटरनेशनल मार्केट में। 1983 में फाउंड हुआ था, ब्रसेल में है, जहां मैं अक्टूबर में जा रहा हूँ। इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मिलेगी फोटो तो आपके ये लाही बेल्जियम से आपको फोटो भी भेज दूंगा। इट एम्प्लॉयज ए डेडिकेटेड कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम फॉर कम्युनिकेटिंग फंड ट्रांसफर। अब देखो फटाफट क्विकली बता देता हूँ। जैसे ही कोई बैंक, अब देखो पूरा मार्केट मैकेनिक्स में अलग से समझाऊंगा, आपके सिलेबस में तो इतना नहीं है, बट आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। मुझे को भी अभी तक सिर्फ नहीं समझ में आता था, अब जाके समझ में आया। सो जितने भी ग्लोबल बैंक्स हैं वो इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। अगर कोई बैंक कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली तो वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। इनडायरेक्टली का मतलब, सपोज इंडिया का आईडीबीआई बैंक है, सपोज कह रहा हूँ क्योंकि ये वैसे कनेक्टेड है, इसका डायरेक्टली ग्लोबल बैंकों से जेपीएम वगैरह, देखो अगर आपको यूएस डॉलर में सेटलमेंट करना है तो आप आईएनआर बैंक नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं से वो यूएस के सिस्टम को टच करके आएगा। यूएस की मार्केट में जो डॉलर का रेट चल रहा है उसको वो टच करके ही आएगा। ठीक है। तो अगर आईडीबीआई का नहीं है तो इंडिया में एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक का टाई अप है जेपीएम के साथ, है जो भी यूएस के बैंक है तो ये इसके साथ टाई अप करेगा। तो सब कहीं ना कहीं पे सारे बैंक इंटरकनेक्टेड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये अभी नॉस्ट्रो में आपको सेम ही एग्जांपल आने वाला है, इसलिए मैंने आईडीबीआई का नाम ले लिया। तो जब भी आप फॉरेन पेमेंट करोगे तो एक स्टैंडर्ड
their own symbol to continue the currency. So each country to avoid. So इसका सबकी अपनी अपनी करेंसीज के कोड होते हैं, GBP, NY वगैरह. तो SWIFT uses common language for financial transaction and uses centralized data processing system. It is important to note that SWIFT is only a standardized communication system. तो जैसे ही आपने किसी इंडियन बैंक ने से IDBI या HDFC, इसने जैसे ही आपके बिहाफ पर ऑन बिहाफ फॉरेन पेमेंट की, FCY पेमेंट की, ये आपको एक प्रूफ दे देगा विच इज कॉल्ड स्विफ्ट. अब ये आप स्विफ्ट मैसेज दिखा के जो आपका रिसीवर बैंक, उसको बोलो भैया ढूंढ ले पैसे. स्विफ्ट इज ए कॉमन लैंग्वेज. उसको क्या मतलब हर चीज के देयर इज अ वेरियस नंबरिंग. अगर एक स्विफ्ट मैसेज देखोगे तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, से अराउंड 90 नंबर होते हैं या जो भी है. तो हर चीज का एक कंट्री कोड, ब्रांच कोड, बैंक कोड, सारे कोड मिला के, पर्पस कोड, सब कुछ मिला के पर्टिकुलर आपको एक मैसेज आएगा. मैं स्विफ्ट की लास्ट में नोट के डाल दूंगा 2-3 स्विफ्ट मैसेज की कैसे दिखते हैं. ठीक है. 200 कंट्रीज की मैंने बताया को डील करता है. इट्स अ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, क्विक सेटलमेंट इससे हो जाती है क्योंकि आपको ग्लोबल गाइस, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू. आप पढ़ो, इतने रोज करीबन 10 ट्रिलियन पैसा घूम रहा होगा. आपने सपोज भेजे $100,000, वो JPM के किसी बैंक अकाउंट में पड़े, कैसे पता चलेगा? आपको पता है रिकंसिलेशन क्या होती है? बैंक में एक ही टाइम पे फट 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 1 लाख एंट्री उसे नहीं मिलेगा उसे, तो आपको उसको एक स्विफ्ट मैसेज देना पड़ेगा. आप अपना नाम बताओगे, नहीं मिलेगा. और इतने बड़े बड़े मैसेजेस नहीं जाते कि भैया ये मैसेज होगा. वो मैसेज जाएगा आपके नाम के भी, बट वो थ्रू स्विफ्ट ही जाएगा. सो एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन चैनल है ऑफ फॉरेन पेमेंट रेमिटेंस, रिसीव पेमेंट बोथ. उसके जो भी 10-15 मेन आपकी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वही आपका जो रिसीवर बैंक है, पेमेंट बैंक है, उसी से पेमेंट आपकी ट्रैक होगी. इट ऑल्सो इंश्योर्स फुल बैकअप, और ये जिंदगी भर वो अपने पास सिस्टम में सेव भी रहता है. ठीक है. कस्टमर टू स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन मतलब विदाउट स्विफ्ट भी काम हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा, बट इट बिकम्स मच इजियर. ठीक है. कुछ एक और इसके स्विफ्ट के कॉम्पिटिटर्स भी चल पड़े हैं, MT10 एटसेट्रा, बट वो अलग मेथड है, डायरेक्ट बैंक टू बैंक एटसेट्रा. बट स्विफ्ट इज अ मोर एक्सेप्टेबल एंड नोन मेथड. अब आ जाते हैं इसको क्विकली. नेशनल एंड इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज, ये क्या होते हैं? ओहो, देखो भाई, सीधी सी बात है, मैं क्विकली बता दूंगा. Transfer of data is encrypted in a manner from entry point of the point of sale, approval from the banker, complete the transaction wide reference number. वैसे ये तो आप कोई 2 पैरा छोड़ के चले गए. So the payment gateways are services collecting and sending payment to bank through e-commerce site for carrying out commercial transaction. Virtual mode of equivalent to the physical mode of transfer of cash. So basically, मैंने इतनी जल्दी आपको इसलिए बताया, PC, कंप्यूटर, मोबाइल एटसेट्रा. सो बेसिकली होता क्या है, जो आपके बहुत सारे आजकल पेमेंट गेटवे बने हुए हैं, पेमेंट गेटवेज. ठीक है. गूगल पे आ गया, आपके सिम, पेटीएम आ गए. तो ये करते क्या है, ये मर्चेंट्स का मतलब सेलर्स. ठीक है. सेलर्स, सेलर की जगह बायर लिख लिया, सेलर्स और बैंक्स को सारे, बायर का बैंक, सेलर का बैंक, इन सबको इंटीग्रेट कर देते हैं एक अपने सिस्टम में. पेमेंट गेटवे है. तो जैसे ही आपने कोई पेमेंट की थ्रू गूगल पे, वो इनक्रिप्टेड मेथड में, टिल द टाइम इट इज अप्रूव्ड, वो इनक्रिप्टेड मेथड में है ना. जैसे ही आपको आजकल देखते हो वो बंदा वो बस टेक्नोलॉजी है भाई. टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि आप सपोज आप अपनी दुकान पे आपने अपना स्कैनर डाला, या सपोज कोई भी आपको डाला, उसमें पेमेंट आया, अमेजन ने अपने दिखाया आपको, अपने स्कैन किया, पेमेंट की, ऑथराइजेशन गया, आपने जैसे ही अप्रूव किया, अभी तक अनइनक्रिप्टेड था, उसको कुछ नहीं पता आप क्या खरीद रहे हो, और सब इनक्रिप्टेड ही रहेगा. आपके बैंक को मतलब आइडली तो पता चलेगा, क्योंकि बट ऐसा नहीं कि ट्रांजेक्शन को बीच में कोई रोक सकता है. सो देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मेजर्स. तो जैसे ही आपने अप्रूव किया, वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, उस बैंक को चलेगी. दीज आर कॉल्ड द पेमेंट गेटवे. इससे क्या होता है कि रियल टाइम फटाफट काम हो जाता है आपका. 24/7 ट्रांजेक्शन हो रही है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन, रैपिड एफिशिएंसी, मिनिमम रिस्क, इनक्रिप्टेड ट्रांजेक्शन. अब
मैं इंक्रिप्शन को मैं इतना ज़्यादा आगे इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि आप बोलोगे सर अगर इंक्रिप्टेड ही है तो अब बाद में अगर आपको रिसर्च करना पड़ा कि आपने किसको पेमेंट की थी कहाँ से मिलेगा, थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप बैंक से पूछोगे। बट आपके पास तो रिकॉर्ड है, आपकी बैंक अकाउंट में वो रिकॉर्ड आ जाएगा, क्रेडिट सेलर की भी बैंक अकाउंट में आ जाएगा, बीच में कुछ नहीं पता। ठीक है, so there all the messages are in the encrypted mode, यही होता है encryption का मैसेज। यू नो सेलर को पता है सेंडर और रिसीवर, सेंडर को पता है रिसीवर को पता है, सेलर को पता है बायर को पता है। फ्लेक्सिबल पावरफुल रियल टाइम रिफंड भी जल्दी आ जाता है, मल्टीपल होस्ट इंटरफेसेज होते हैं। ठीक है, कलेक्शन बेस्ड कॉस्ट एफिशिएंसी, चेक बुक पता नहीं, दुनिया बहुत इवॉल्व हो चुकी है। अब बुक्स अभी भी थोड़ी सी पुरानी है, बट पुराने मेथड भी चल रहे हैं, अभी भी लोग हैं वो चेक काटते हैं, अभी भी लोग हैं जो कैश में डील करते हैं। तो इसके थोड़ा सा जो चैलेंज है कि हैव ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ बैंक्स, जब तक बैंक इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक ये दोनों बैंक्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक ये 100% एक ऑल्टरनेटिव नहीं बनेगा, बट बन रहे हैं। सो इसमें एक थोड़ा सा इशू ये भी आता है, अभी भी लैक ऑफ ट्रस्ट है लोगों का, मोबाइल से कर रहे हैं कहीं कुछ गायब हो जाए, बट धीरे धीरे ट्रस्ट बनते जा रहा है। इनिशियली टाइम में काफ़ी फ्रॉड्स हुए हैं, बट अब धीरे धीरे वो फ्रॉड की ट्रांजेक्शन्स भी कम होते जा रही हैं। फ्रॉड तो हर जगह होते हैं बट इसमें थोड़े ज़्यादा थे। इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे, अब ये बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। अभी अभी आप जाओगे मेक माई ट्रिक पे, आप अभी जाओगे अगोडा, कहीं पे भी जाओगे आप, फॉरेन कर, मैंने अभी भी करा है। अभी जब मैं सपोज सिंगापुर गया था या मैं मलेशिया था, तो मैंने मेक माई ट्रिप पे अपनी करेंसी चूज कर रखी है, मेक माई ट्रिप। मैंने होटल बुक कराया, मेक माई ट्रिप कह लो या booking.com कह लो या अगोडा कह लो, उसमें जो भी रेट आया से 10,000 आया, मुझे 10 कोई आया नहीं था, चलो से 7,000 आया, तो 7,000 का होटल, इंडिया में 4 स्टार होटल 7,000 का ही मिलता है, मैंने वहाँ पे कर दिया। अब वो मलेशिया के लिए वहाँ की करेंसी हमारी रिंगिट चलती है, एक रिंगिट में 20 INR आते हैं, तो वहाँ के हिसाब से वो 20 से डिवाइड कर लिया तो से 350 रिंगिट बन गया। सिंगापुर में डॉलर चलता है, वो 60 का चल रहा था, $120 बन गया। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है यार, मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूँ, मुझे इंडियन समझ में आता है। एंड बिलीव मी, अब जैसे मैं फॉरेन कंट्री घूम घूम के आया हूँ 2-3, देर इज डेफिनेटली ए परचेजिंग पावर पैरिटी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बट लार्जली लार्जली आप कन्वर्ट करके काम चला सकते हो। कन्वर्ट करने का मतलब, आपको कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है, इंडिया में 70 रुपए की आती है, आप अगर यही कोल्ड ड्रिंक मलेशिया में लोगे तो आपको 3 रिंगिट की मिलेगी। आपको सिंगापुर में लेनी है तो ये आपको 1 या $1.5 की मिलेगी। मतलब सेम है, पैसा सेम रहेगा। तो सर ऐसा तो नहीं होता, मेरे तो अंकल गए थे वो तो बहुत महंगे है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया के भी अगर जब आप होटल में बैठ के इंडिया के 5 स्टार होटल में जाओगे तो वही रेट पड़ जाएगा। ठीक है, तो इंडिया में अगर आप लोकल वेंडर को फॉरेन के आप होटल से कंपेयर करोगे और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के से करोगे, देखो आई एम नॉट 100% करेक्ट, आई नो देयर इज फ्लक्चुएशन, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता, बट लार्जली आप कर सकते हो, लार्जली आप मैनेज कर सकते हो, लार्जली थिंग्स आर इन अ वे स्टेबल। अब कई इंडियन प्लेसेस भी ऐसे हैं जहाँ पर होटल्स महंगे हैं, जहाँ पे से कुछ एक चीज़ें महंगी होंगी, पहाड़ों पे चले जाओगे वहाँ पे मैगी आपको 100 रुपए की मिलेगी, लोकल खाओगे 20 की मिलेगी। तो वापस आते हैं नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट। जैसे मैंने आपको स्विफ्ट बताया था वैसे ही नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो की कहानी है। क्विकली 5 मिनट का सेशन रह गया। तो नॉस्ट्रो का मतलब होता है, कहीं पे लिखा था ये रहा, आवर योर देयर। नॉस्ट्रो का मतलब होता है ए फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन बाय द बैंक इन फॉरेन कंट्री इन द होम कंट्री, होम करेंसी ऑफ दैट कंट्री। सो बेसिकली यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, इंडियन बैंक स्विस फ्रैंक अकाउंट विद बैंक इन स्विट्जरलैंड, विद बैंक, बैंक स्विस में कौन सा है, यूबीएस मान लेते हैं, ठीक है, स्विस बैंक की मान लेते हैं, स्विस बैंक, स्विस तो वैसे स्विस बैंक्स होता है कई सारे बैंक, बट क्या पता स्विस बैंक भी होता हो। चलो अभी आप यूबीएस मान लेते हैं, यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड या जो भी है। सो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा, ये नहीं है बट ये रहा।
सो व्हेन डोमेस्टिक बैंक यूज द अकाउंट ऑफ थर्ड पार्टी को छोड़ देते हैं वॉस्ट्रो यदि अकाउंट विच इज हेल्ड बाय फॉरेन बैंक, इसी पे वापस आ जाते हैं सर क्या कर रहे हो आप। फॉर इंडियन बैंक का मतलब एचडीएफसी। एचडीएफसी को यूएस में डील करने के लिए एक यूएस बैंक में अकाउंट चाहिए। तो अभी मैं स्विट्जरलैंड को हटा के यूएस कर लेता हूँ। तो यूएस में सपोज बैंक है जेपीएम, इसमें एचडीएफसी ने अपना खाता खोला हुआ है। जेपीएम बैंक में एचडीएफसी का अकाउंट नंबर, एचडीएफसी इज ए बेनिफिशियरी। तो ये जो अकाउंट नंबर बना इसको बोलेंगे नॉस्ट्रो। दिस इज नॉस्ट्रो, एचडीएफसी नॉस्ट्रो। आवर एचडीएफसी का नॉस्ट्रो है। जो एचडीएफसी का नॉस्ट्रो है दैट वुड बी द विच इज नॉस्ट्रो फॉर वन बैंक इज वॉस्ट्रो फॉर वही अकाउंट ये जेपीएम के लिए। दिस अकाउंट इज नॉस्ट्रो फॉर एचडीएफसी एंड वॉस्ट्रो फॉर जेपीएम। ओके सर, पता नहीं क्या जल्दी जल्दी समझा रहे हो बट कुछ समझ में आ रहा है। सीधी सी बात है, एक बैंक, अब देखो एचडीएफसी तो यूएस में काम नहीं करता, क्या अब तक करता हो, बट अगर सपोज मान लो नहीं करता, करता भी है तो उसने वो एक डिफरेंट तरीके से करता है, उल्टा कर लेते हैं ना। जेपीएम की भी इंडिया में ब्रांचेज है। तो आपका उस कंट्री बैंक का किसी और कंट्री में बैंक के नाम का अकाउंट, नॉट बैंक के कस्टमर का, क्योंकि वहां के लिए एचडीएफसी का एक कस्टमर बन गया। एचडीएफसी भी कंपनी है, उसमें जो अकाउंट खोला वो तो सिर्फ खोलेंगे क्यों, क्योंकि भाई आपको मैं अभी बता रहा था स्विफ्ट जो होगा, जो इंडियन की पेमेंट होगी, अगर आप इंडिया से पेमेंट करोगे, आपने सपोज एचडीएफसी से पेमेंट की, पहले वो भी समझ लेते हैं, लारो समझ लेते हैं। लारो ये होता है कि आईडीबीआई ने यहाँ पे इसी एग्जांपल में एचडीएफसी का तो अकाउंट है, बट ये अकाउंट है ऑन बिहाफ ऑफ आईडीबीआई। सो आईडीबीआई ने एचडीएफसी का वॉस्ट्रो अकाउंट को यूज कर रखा है, नॉस्ट्रो अकाउंट को यूज कर रखा है फॉर डीलिंग विद जेपीएम। चाहिए क्यों, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल पेमेंट करोगे तो यूएस में वो टच करके आएगी पेमेंट, वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो सेटलमेंट होंगी। तो ये आईडीबीआई का एग्जांपल हो गया। आईडीबीआई ने, क्योंकि वो जेपीएम में डायरेक्ट उसने अकाउंट नहीं खुलवाया, उसने एचडीएफसी में अकाउंट खुलवाया या एचडीएफसी की सर्विसेज यूज किया। एक बार पढ़ लेते हैं। When domestic bank uses the account of third party bank, which is HDFC in case domestic bank, ये लो IDBI बैंक है, ठीक है, which holds a nostro. So IDBI ने HDFC का nostro जो JPM के साथ है उसको जब वो यूज करेगा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के लिए, देन इट इज कॉल्ड ए लारो अकाउंट। ठीक है, सो वही दोबारा आ गया, मतलब इतना इतना इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लग रहा, बट क्योंकि लिखा हुआ है तो मैं बता देता हूँ। आवर्स देयर्स, आवर्स योर्स देयर्स, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो एंड लारो। ठीक है, चलो क्विकली आ जाते हैं एक्सचेंज पोजीशन पे। एक्सचेंज पोजीशन फॉर अ बैंक और इवन फॉर कॉर्पोरेट, तो प्राइमरली बैंक के लिए कहते हैं भाई जितनी भी टोटल परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन, परचेज और सेल ट्रांजेक्शन फॉरेन, ये आपकी एक्सचेंज पोजीशन है। आपसे आरबीआई पूछेगा एचडीएफसी से कि आपकी एक्सचेंज पोजीशन क्या है, तो जितनी भी आपकी परचेज सेल दोनों, नॉट ऑन नेट बेसिस, अगर नेट एक्सचेंज पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। So in other words, all transactions for which banks have agreed with other counterparty are entered into exchange position. कैश पोजीशन क्या होती है, जो आपकी डेबिट क्रेडिट हो चुकी है नॉस्ट्रो से, जो आपने सेटल कर दिया। यहाँ पे नॉस्ट्रो नॉस्ट्रो मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर फॉरेन करेंसी का, अगर आपने अपने छोटे भाई को, तो सपोज आरएम ने, रुपेश मिश्रा ने रोहित मिश्रा को $1000 देने, तो पहली बात तो इसके पास यूएस डॉलर अकाउंट होना चाहिए। अगर अकाउंट नहीं है तो फिर अपने एचडीएफसी में मंगा लेगा या एक्सिस में मंगा लेगा जो आईएनआर अकाउंट है, फिर तो और लंबी कहानी हो जाएगी। तो मैंने, मेरे पास भी आईएनआर था, तो मैं पहले एचडीएफसी को बोलूंगा, मेरे दोनों के एचडीएफसी थे, इसका एक्सिस था, मान लो इसका एक्सिस था, तो मैं अपने एचडीएफसी को बोलूंगा भाई $1000 भेज दे इसको, तो कहेगा सर डॉलर के लिए तो डॉलर अकाउंट चाहिए होता है, तो ये मेरे अकाउंट से पहले मेरे से रेट लेके सेटल करके डॉलर निकालेगा। अब ये जो डॉलर है, दोनों सपोज हम चंडीगढ़ में रहते हैं, तो ये डॉलर यहाँ से गया आरबीआई, आरबीआई से ये गया यूएस नॉस्ट्रो, नॉस्ट्रो अगर ये एचडीएफसी टू एचडीएफसी तो शायद मैनेज हुआ था, बट क्योंकि एक्सेस है, यूएस नॉस्ट्रो से हिट होकर दोबारा आरबीआई आया, आरबीआई से ये दोबारा गया एक्सेस के नॉस्ट्रो अकाउंट में, यूएस नॉस्ट्रो मतलब जो एचडीएफसी नॉस्ट्रो था, जो भी नॉस्ट्रो है, फिर वो एचडीएफसी के इंडिया लेवल के अकाउंट में आएगा, फिर वो एचडीएफसी की ब्रांच में जाएगा, ब्रांच में भी डॉलर पड़ा था, तो मेरे भाई के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, फिर उसको आईएनआर में क्रेडिट लगाएगा, फिर जाएगा। तो कैश पोजीशन मींस एक्चुअली सेटलमेंट। पता नहीं क्या एग्जांपल दे दिया आपको, दिस आर नॉट रिलेटेड हियर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो लारो दे आर रिक्वायर्ड। आपका जिस करेंसी में अकाउंट है उसी में आप पैसे होल्ड कर सकते हो, आप रिसीव कर सकते हो शायद, बट वो फिर आपको अकाउंट में क्रेडिट होने से पहले आपके बैंक को कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो आज के लिए अभी हमारा इतना ही है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा मैंने जल्दबाजी में बताया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आई जस्ट वांटेड टू सेव योर टाइम। दोबारा एक बार वीडियो पढ़ लो, इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ 10-12 लाइन आइटम ही बन रहे हैं। एक बार ठीक से समझना, मेरे जैसे समझदार बंदे से जरूरी था आपके लिए। अब आपको ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे हम इसकी रेट्स वगैरह निकालेंगे अभी, तो वो हम अगले सेशन में करते हैं। चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून। Please subscribe the channel if you're not yet subscribed. Otherwise, you are going to miss a lot of important lectures on FM as well as various other, you know, critical areas for CA में आर्टिकलशिप पर भी, फाइनेंशियल मॉडलिंग पर भी वीडियोज बनाने वाला हूँ in next 7 to 10 days time. Bye bye. Take care.